हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट एग्जाम जो जो नौशेट होता है उस एग्जाम में पूछी जाने वाले 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो नौशेट हो गए, आरआरबी हो गए, सीएचओ हो गए, स्टाफ नर्स हो गए, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नौशेट में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the earliest clinical manifestation of increased intracranial pressure? तो बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल दबाव का सबसे शुरुआती निर्धारित लक्षण कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, अल्टरेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चेतना के स्तर में बदलाव। तो अगर किसी व्यक्ति का आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा होगा तो उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ जाए, अल्टरेट हो जाएगा, उसमें बदलाव दिखने लगेगा। तो समझ जाओ कि उसका ये शुरुआती लक्षण है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस पोटेशियम क्लोराइड जिसे KCl भी बोलते हैं, द नर्स मोस्ट इंश्योर द मैक्सिमम इन्फ्यूजन रेट डोज नॉट एक्सीड। तो अंतः सिरा पोटेशियम क्लोराइड देते समय नर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकतम इन्फ्यूजन दर इससे अधिक ना हो। तो अगर नर्स किसी को पोटेशियम क्लोराइड देती है तो उसमें है, इसका है आंसर नंबर बी, 10 मिली इक्विवेलेंट पर हावर के हिसाब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम देनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को ज्यादा मतलब कि 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा दे देंगे पोटेशियम क्लोराइड तो क्या होगा कि कार्डियक ओवरलोड ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे नहीं देना चाहिए, 10 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट इन्फ्यूजन फॉर प्री एक्लेम्पसिया, विच क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो प्री एक्लेम्पसिया के लिए एक मरीज को मैग्नीशियम सल्फेट इन्फ्यूजन मिल रहा है, तो कौन सा नैदानिक लक्षण मैग्नीशियम विषाक्तता को दर्शाता है? तो अगर कोई मतलब प्री एक्लेम्पसिया के लिए मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है, तो प्री एक्लेम्पसिया जब होता है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी मतलब कि 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हाइपरटेंशन होने लगता है, तो उसे प्री एक्लेम्पसिया कहती है। अगर उसमें दौरे भी पड़ने लगे तो उसे एक्लेम्पसिया कहती है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, रेस्पिरेट ऑफ 10 बीट पर मिनट। अगर श्वसन दर ज्यादा 10 बीट से कम है तो ये मैग्नीशियम 10, अगर श्वसन दर 10 बीट पर मिनट से है तो ये दर्शाता है कि मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती है, तो हमें मैग्नीशियम रोक देनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड टू मैनेज अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक का सामना कर रहे मरीज के प्रबंधन के लिए प्राथमिक पसंदीदा दवा ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एड्रीनालाइन। तो इंजेक्शन एपिनेफ्रिन जिसे एड्रीनालाइन भी बोलते हैं, तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक के मरीज में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो अगर किसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक है तो उसको एड्रीनालाइन दी जाती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, which assessment finding is characteristic of a patient with a left sided heart failure। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर वाले मरीज में कौन सा लक्षण मुख्य रूप से देखा जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, डिस्पनिया एंड क्रैकल इन लंग्स। तो सांस फूलना और फेफड़ों में क्रैकल सांस, तो ये लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर मरीज में देखा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अपगार स्कोरिंग सिस्टम वन विथ अ हार्ट रेट ऑफ 95 बीट पर मिनट, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन, सम लेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ग्रेमेक ड्यूरिंग सक्शनिंग एंड पिंक बॉडी एंड ब्लू एक्सट्रीमिटीज हु स्कोर। तो अपगार स्कोरिंग सिस्टम में एक नवजात शिशु इसकी हृदय गति 25 बीट पर मिनट है और धीमी अनियमित सांस है, हाथ पैरों में रिफ्लेक्स है, सस्पेंस के दौरान चेहरा सिकोड़ता है
और शरीर गुलाबी और हाथ पैर नीले हैं, उसका स्कोर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 5 होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मतलब कि हार्ट रेट है, जो हार्ट रेट 100 से कम है तो इसको 1 दे देंगे, और रेस्पिरेशन स्लो इरेगुलर है तो इसको भी 1 दे देंगे, और मसल स्टोन फ्लेक्स है तो इसको भी 1 दे देंगे, और कलर जो है कलर पिंक है तो इसमें भी 1 दे देंगे। मतलब टोटल जो होगा हमारे 5 हो गए, तो इसका कुल स्कोर 5 होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, विच क्लासिकल क्लिनिकल ट्रायल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ रिससिटेशन इन अ इन्फेंट। तो कौन सा क्लासिकल क्लिनिकल ट्रायल एक शिशु में रिससिटेशन के निदान की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एब्डोमिनल पेन, सेजस शेप मास एंड करंट जेली स्टूल। पेट में दर्द, सोजिश के आकार का मास और करंट जेली मल, तो ये हमारे इंटरसेप्शन को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पेशेंट विथ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस व्हिच एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक एंड रिमेन्स एलिवेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन सीरम एनालिसिस। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वाले मरीज के लिए कौन सा एंजाइम सीरम विश्लेषण में सबसे विशिष्ट और लंबे समय तक बढ़ा रहता है? तो एक्यूट सीरम लाइपेज, आंसर नंबर बी, सीरम लाइपेज जो होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वाले मरीज में ये लंबे समय तक बढ़ा रहता है, सीरम लाइपेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a patient after a thyroidectomy. The patient complains for numbness and tingling around the mouth. Which medication should the nurse expect to administration? तो अगर थायरॉइडक्टोमी के बाद नर्स एक मरीज की देखभाल कर रही है, मरीज मुंह के आसपास सुन्नता और झुनझुनी की शिकायत करते हैं, तो नर्स को कौन सी दवा देने की उम्मीद करनी चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द टारगेट थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ एक्टिवेटेड पार्टिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम? तो इन अ पेशेंट रिसीविंग कंटिन्यूअस हेपेरिन इन्फ्यूजन, तो निरंतर हेपेरिन इन्फ्यूजन प्राप्त करने वाले मरीज में सक्रिय आंतरिक थ्रोम्बोब्लास्टिक समय के लिए लक्षित चिकित्सीय सीमा मतलब थेरेपेटिक रेंज किया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 1.5 to 2.5 टाइम इन कंट्रोल वैल्यू। नेत्र मान का 1.5 से 2.5 गुना बढ़ जाता है अगर किसी को एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ये बढ़ जाता है, अगर किसी को हेपेरिन चल रही है तो इसका मतलब कि नॉर्मल रेंज से मतलब 1.5 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडोट यूज्ड फॉर रिसीविंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन जिसे पैरासीटामोल ओवरडोज इज। तो इसमें एसिटामिनोफेन मतलब पैरासीटामोल ओवरडोज के जहरीले प्रभाव को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीडोट कौन सा है? तो अगर किसी को ज्यादा पैरासीटामोल ले लिया है तो उसका जिसे एंटीडोट क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, इसमें है एसिटाइलसिटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन percussion must be implemented for a hospitalized patient diagnosed with active pulmonary tuberculosis। तो सक्रिय पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए किस प्रकार की आइसोलेशन सावधानी लागू की जानी चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एयरबोर्न परक्यूटेनियस। तो इसमें आइसोलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो टीबी होती है वो एयरबोर्न फैलती है, तो अगर इस मरीज का आइसोलेशन नहीं किया जाएगा
तो ये अन्य स्टाफ या फिर अन्य मरीजों को भी फैल जाएगा। ठीक है, तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा स्क्रीन पर, इसमें इन अ पेशेंट विथ chronic obstructive pulmonary disease what stimulates the respiratory center to breathe। तो chronic obstructive pulmonary disease वाले मरीज में श्वसन केंद्र को सांस लेने के लिए क्या उत्तेजित करता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, लो ऑक्सीजन लेवल। तो ओपीडी के मरीज में ऑक्सीजन लेवल लो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज आफ्टर अ एब्डोमिनल सर्जरी। तो पेट की सर्जरी के ठीक बाद इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव चरण में मरीज के लिए प्राथमिकता वाला नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? तो अगर किसी मरीज की पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद मतलब कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एनेस्थेसिया इफेक्ट। तो एनेस्थेसिया के प्रभावों के कारण अप्रभावी वायुमार्ग निकासी। तो हमें इसमें देखते हैं कि एनेस्थेसिया के प्रभाव के कारण मतलब कि हमारी एयरवे क्लियरेंस है कि नहीं, तो ये डायग्नोसिस देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अडल्ट पेशेंट सस्टेन फुल थिकनेस बर्न टू द एंटायर anterior chest, abdomen and the front of both legs using the rule of 9 calculate the total burn surface area। तो एक व्यस्त मरीज के पूरे सामने के सीने मतलब एंटीरियर चेस्ट और पेट दोनों के सामने के हिस्से में कुल थिकनेस बर्न हुआ है। रूल ऑफ 9 का उपयोग करके कुल बर्न का सतह बताएं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 36%। 36% कैसे होगा? क्योंकि हम इसको देखेंगे कि जो मरीज का सामने का सीना 9% हो गया, तो सामने का पेट 9% हो गया, और बाएं पैर का अगला हिस्सा 9% हो गया, दाएं पैर का अगला हिस्सा 9%, टोटल 36% हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअसली ECG rhythm changes require immediate unsynchronized cardioversion defibrillation। तो निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर ECG रिदम परिवर्तन होने पर तुरंत डिफिब्रिलेशन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो अगर किसी को पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो उसमें डिफिब्रिलेशन करते हैं, मतलब CPR टाइप का होता है, उसे देते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, आ क्लासिक क्लिनिकल साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इन आ 4 week old infant। तो 4 सप्ताह की शिशु में पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल नैदानिक लक्षण दिया है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, नॉन बोलस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो अगर किसी को 4 सप्ताह का बच्चा है, उसमें लगातार वोमिटिंग हो रही है, तो उसमें ये इसका क्लासिकल साइन है नॉन बोलस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के कारण होता है। तो ये होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, while assessing a patient with a chest tube drainage system, the nurse notes continuous rapid bubbling in the water chamber। This indicate। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम वाले मरीज का आकलन करते समय नर्स वाटर सी चैम्बर में लगातार तीव्र बुलबुले देखती है, तो यह दर्शाता है। तो आंसर है आंसर नंबर बी, एन एयर लीक इन आ ड्रेनेज सिस्टम। तो जब ड्रेनेज सिस्टम में हवा लीक होने लगती है तो वो तीव्र बुलबुले दर्शाता है। तो ये जो क्रिया है ये सामान्य है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल क्रिया है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज कंसीडर्ड अ डेफिनेटिव पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो कौन सा नैदानिक लक्षण गर्भावस्था का एक निश्चित सकारात्मक डेफिनेटिव पॉजिटिव संकेत माना जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, विजुअलाइज वॉक ऑफ फीटस बॉडी
अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में भ्रूण के मतलब शरीर को देखना, उसके बॉडी पार्ट को देखना, ये कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद pernicious anemia, the nurse known that the patient lacks which of the following। तो जब एक मरीज में pernicious anemia का निदान होता है तो नर्स जानती है कि मरीज में निम्नलिखित में से किसकी कमी है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, इंटेंसिव फैक्टर रिक्वायर्ड ऑफ फॉर विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन। तो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है जब मरीज को पर्निशियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।